वेलकम बैक एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज की कहानी मेरी जुबानी जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सीरीज औसम तरीके से आपके लिए बनाई जा रही है। बॉस टॉप 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आपके पीवाईक्यूज हैं, राइट। पीवाईक्यूज की हम बात कर रहे हैं और हम मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं जिसमें ड्वेल नेचर ऑफ लाइट की हम कंप्लीटली डिस्कशन कर चुके थे। फोटोन से रिलेटेड, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, डी ब्रोगली वेवलेंथ जिससे मस्त तरीके से क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है आपके, वो हम कवर अप कर चुके हैं सारे पॉसिबल क्वेश्चन। आज बात करेंगे एटम और न्यूक्लियाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होते हैं बॉस, और आप उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। इग्नोर करोगे तो बॉस एग्जाम भी आपको इग्नोर कर सकता है, राइट। तो आपको यार पता है, देखो यार यहां से क्वेश्चन आना है, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जल्दी से जाओ, स्टार्ट करो, इसको देखो, इसके नोट्स बनाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करो। ज्यादा बातें ना करते हुए ना, बीच बीच में बातें कर लेंगे, लेकिन जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का मिशन। और पहला क्वेश्चन आप जल्दी से देख लो। और जैसे कि आपको बताया कि दोनों जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोनों एग्जाम में रिपीट होने के चांस होंगे, उनके कंसेप्ट रिपीट होने के चांस होंगे। सो दैट्स व्हाई आपने बस तरीके से इसको देखना है, फॉलो करना है, राइट बॉस। ओके, सो देखियो, इस कंसेप्ट पे डिपेंडेंट काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन बॉस। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आप बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप एग्जाम के एकदम पास आ चुके हो ऑलरेडी, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। सो एन अल्फा, एंड देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, सबसे पहले देख लेते हैं, उसका डेटा लिख लेते हैं और समझ लेते हैं कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन को फोड़ डालेंगे फिर, ठीक है। उसने बोला एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी। भाई अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी है, मतलब अल्फा पार्टिकल मान लो आप, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल है जो काइनेटिक एनर्जी कैरी कर रहा है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। समझ गए आप? यस, हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना भाई, ठीक है। बॉम्बार्ड्स अ हैवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज ZE। मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल है ये कहीं ना कहीं एक हैवी टारगेट पे हम इसको बॉम्बार्ड करा रहे हैं, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो Z/E है, और ये हाफ एम वी स्क्वायर के साथ भाग के जाएगा। इतनी काइनेटिक एनर्जी है, ये वेलोसिटी के साथ अल्फा पार्टिकल जाके इस बहुत ज्यादा हैवी टारगेट को ये स्ट्राइक करेगा, बॉम्बार्ड कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है सर। तो वो पता क्या बोल रहा है, then the distance of closest approach for the alpha nucleus will be proportional to। तो भाई कि ये अल्फा पार्टिकल इस टारगेट को जब स्ट्राइक कर रहा होगा तो कितने पास तक इसके पहुंच जाएगा, मतलब उसकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बतानी है कि नहीं। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वो आप सबको पता है कि कितने पास तक पहुंचेगा। भाई देखो उसको निकालने के लिए कैसे करेंगे, सपोज करो ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे, और इधर से कोई अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो वो यहां तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो यहां से ये जो डिस्टेंस होगी इसकी कि अल्फा पार्टिकल कितने पास तक पहुंच गया, ठीक है, उसको कहते हैं हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, राइट, ठीक है। इसी को कहते हैं हम कि ये कितने पास तक यहाँ पे जा पा रहा है। तो देखो यार इससे ये पता चलता है कि जो न्यूक्लियस है उस पे जो चार्ज है पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है, रिपेल करेगा। तो जिस एनर्जी के साथ ये जा रहा होगा ना अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी है जैसे हाफ एम वी स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, काइनेटिक एनर्जी निकालना है अल्फा पार्टिकल की, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा दो चार्ज के बीच में, उनकी जो एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके इक्वल कर देना, जो भी पूछेगा आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो इसकी अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज है, न्यूक्लियस पे भी चार्ज है। तो इसको लिखोगे आप हाफ एम वी स्क्वायर, और इसको लिखोगे आप k q1 q2 ओवर r नॉट का स्क्वायर। दिस इज योर क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच जब वो यहां तक पहुंचेगा, इससे आगे नहीं जा पा रहा है, लेट्स सी, ठीक है, कूल। अब क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर दो, डिपेंडेंसी तो चेक करनी है। तो हाफ एम वी स्क्वायर और यहाँ पे आएगा के, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है उसको आपको पता ही है अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, ठीक है, दैट इज अल्फा पार्टिकल का चार्ज दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज हम अपने अकॉर्डिंग भी मान सकते हैं, ठीक है, ओके। सो दैट इज 2q, हमने इतना मान लिया क्योंकि प्रोटॉन के चार्ज का डबल चार्ज होता है, राइट। तो अब जो न्यूक्लियस है, ये वाला जो टारगेट है, टारगेट पे जो चार्ज है, ठीक है, टारगेट पे कितना चार्ज है, दैट इज ZE। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप ZE ओवर r नोट का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें किसमें डिपेंडेंसी देखनी है, हमें डिपेंडेंसी देखनी है जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है वो मास पे कैसे डिपेंड कर रही है, स्पीड पे कैसे डिपेंड कर रही है, जेड पे कैसे डिपेंड कर रही है, बस खत्म। इसको यहाँ पे लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, आप देख लेंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो r नोट का स्क्वायर, ये 2 होगा इधर मल्टीप्लाई, तो 4kz, ठीक है, 4k जेड, और चार्ज जो है ये भी ई होगा तो ई स्क्वायर लिख सकते हो, और नीचे आ जाएगा एम वी स्क्वायर,
ठीक है, ये आ गया मेरे ख्याल से, तो देखो ये होना चाहिए। और यहां से आप बहुत क्लियरली गाइस देख सकते हो कि ये आर, नो दिस इज नॉट आर नॉट स्क्वायर, ये होता है के क्यू वन क्यू टू ओवर आर, दिस इज नॉट आर नॉट स्क्वायर, माय मिस्टेक। भाई जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का वो तो के क्यू वन क्यू टू ओवर आर ही होता है ना, उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, नॉट आर स्क्वायर, राइट। सो दिस इज नॉट आर स्क्वायर। तो ये आर नॉट जो है, देखो अगर आप देखो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी 4 कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और चार्ज के जो ये चार्ज आपको दिख रहा है इसके स्क्वायर के इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैसे भी ये कांस्टेंट वैल्यू है, हमें तो जेड से मतलब है, जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। और आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम के, आर नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, जो भी मैच कर रहा है मैच करा दो, उड़ा दो मस्त तरीके से। पहला ऑप्शन है 1/ZD, वो तो दैट इज नॉट करेक्ट, जेड के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा ऑप्शन है वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा ऑप्शन है 1/m, यस ये सही है, अकॉर्डिंग टू दिस गिवन ऑप्शन ये सही है। चौथा ऑप्शन है 1/v की पावर 4, वो तो बिल्कुल वही याद है और गलत है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। यार कुछ भी पूछेगा बस आप कर लेंगे, ठीक है, दोनों एग्जाम के लिए मस्ट है भाई, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूंगा भाई मस्ट है भाई, मस्ट। तो आप आराम से इसको देखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सारे कवर अप करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके कंसेप्ट वाली वीडियो ऑलरेडी मैंने बता रखी है, वहां पे कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से फॉर्मूला है जिन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सब डिस्कस कर रखे हैं मैंने ऑलरेडी। यहाँ पे मैं केवल न्यूमेरिकल की बात करने वाला हूँ, ठीक है बॉस, ओके। सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो यार यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला हर कैटेगरी का मैं कहीं ना कहीं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे रिवाइज हो जाएंगे बॉस, और हमें याद भी होना चाहिए, उस पर डिपेंडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूले याद रखना देखो मॉडर्न फिजिक्स की सबसे खास बात है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आते हैं, लिटिल बिट आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, कितनी बार मैंने आपको ये चीज बताई है, ठीक है। सो हियर वी गो, एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। कंसीडर, उसने बोला कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन, ठीक है, यूजिंग नॉन रियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, हीलियम पॉजिटिव है, ठीक है, और थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है इसकी, तो n = 3 होगा, और हीलियम पॉजिटिव है तो z इसका 1 हो जाए, हीलियम है ना, नो हीलियम है तो 2 होगा, हीलियम है तो 2 होगा, और ऑर्बिट नंबर इसका 3 है, और इसका जेड 2 होगा, ठीक है। चलो, और यूजिंग नॉन रियलिस्टिक अप्रोच द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में उसकी स्पीड बताओ, इस ऑर्बिट में स्पीड बताओ v। और जैसे कि आपको पता है जो स्पीड का फॉर्मूला होता था, अगर आपको याद हो nth ऑर्बिट में स्पीड का फॉर्मूला होता था v0z/n, और v0 उसकी जो जितने भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज होती थी, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो आपको याद होनी चाहिए 2.19 × 10⁻⁶। अब वो चाहे कुछ भी गिवन हो, जैसे इसमें k की वैल्यू ऐसे दे रखी है और टाइम कांस्टेंट भी दे रखी है, तो आपने उसको बॉदर नहीं करना, आपने केवल z के बारे में सोचना है और आपने n के बारे में सोचना है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका ऑर्बिटल नंबर क्या है, बात खत्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, यू हैव टू रिमेंबर, मतलब vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, बात खत्म हो जाती है यहीं से। और थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है तो v इन थर्ड ऑर्बिट = v0, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको याद रखना पड़ेगा बॉस, ये याद रखना पड़ेगा, इनटू z है आपका 2 और n है आपका 3, आप इसको सॉल्व करें और v3 की वैल्यू आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद 1.46 के आसपास आ जाएगी, एंड दैट इज 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर सकते हो यार, इजीली सॉल्व कर सकते हो, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, इतना ही आंसर आएगा, एंड दिस इज योर आंसर। तो कभी कभी ऐसे फॉर्मूला डिपेंडेंट न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सो आपको बिल्कुल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। देखो यार इसमें फॉर्मूला ही ना पता होता हम इसमें क्या कर लेते, नहीं कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आएगा और किस तरीके से इजीली आपने इसको क्रैक करके आना है। छोटे छोटे लेकिन खोटे और हर तरीके के कंसेप्ट को कवर करने वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं हर कैटेगरी के, ओके। गाइस एक शानदार से रिजल्ट डिपेंडेंट क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं, क्योंकि अगर इसका रिजल्ट याद नहीं है और इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, जो आजकल आ रहे हैं जेईई मेंस के जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं और नीट में तो भर भर के आते हैं भाई, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। व्हाट इज दैट सर? द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम in an orbit is -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी टोटल एनर्जी आपको दे रखी है दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया बात है, किसी एटम की किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इतनी टोटल एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन के पास, then find its kinetic and potential energy। ओ तेरी की, find its kinetic energy एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको इसके रिजल्ट याद है और वो रिजल्ट भी पूछे जाते हैं, अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा तो इनके बीच में रिलेशनशिप पूछ लेगा बॉस, तो याद रखना
नोट करके बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन भी हो जाएगा और रिजल्ट भी याद रह जाएंगे बॉस। तो क्वेश्चन क्या है सर, देखो भाई याद रखना, जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी चूंकि पॉजिटिव है, टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, तो उसके पॉजिटिव साइन के इक्वल लेना है। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा टोटल एनर्जी के इक्वल होगी, लेकिन पॉजिटिव है ना, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही इसका आंसर हो गया, ये रिजल्ट याद रखना है कि नहीं। और दूसरी बात ये पॉइंट नंबर 1, जो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी पूछे, है ना, पोटेंशियल एनर्जी डबल होती है टोटल एनर्जी की, बस इतना याद रखो। या टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से हाफ होती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो 2 इंटू टोटल एनर्जी दे रखी है 3.4, वो भी माइनस का, तो आ गए 8.6 माइनस का, तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, बात खत्म। तो ये रिजल्ट याद रखो ना। देखो मैंने क्वेश्चन इसलिए कराया जिससे मैं रिजल्ट आपको बता सकूं, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आते रहेंगे, आते हैं, आते थे एंड इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत शानदार दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन बता रहा हूं जो एज इट इज रिपीट हो सकता है थारे एग्जाम वास्ते, समझ गए बॉस, समझ गए, यस कम ऑन। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन बहुत इजी भी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रिपीट होने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। तो जल्दी से आप देख लो, उसकी शक्ल देख के ही आप बता सकते हो उत्तरी सर। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, यस आते हैं, तभी तो बोल रहा हूं। तो उसने बोला इन एन हाइड्रोजन लाइक एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल विद क्वांटम नंबर n टू द एनर्जी लेवल विद क्वांटम नंबर n-1। मतलब कहीं पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ पे आना चाहता है, इसका क्वांटम नंबर है लेट्स सी n, और n से आ रहा है वो जंप करके, ठीक है, तो दैट इज n-1 पर, ठीक है। तो यहां से कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और इसकी एनर्जी मान लो E1, इसकी मान लो E2, तो हम डेल्टा E लिखेंगे, दैट इज हायर एनर्जी जहां से आ रहा है, लोअर एनर्जी E1 माइनस E2, और ये तो आपको पता है। और वो क्वेश्चन में पूछ रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू, यहां पे जो रेडिएशन इमिट होंगे जब वो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इस एनर्जी स्टेट से इस एनर्जी स्टेट में आएगा, जो एनर्जी रेडिएट करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी बता दो। और आपको पता है यहाँ पे जो एनर्जी का चेंज है वो तो फोटोनिक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो होता है h न्यू, समझो बात को। और ये निकाल लेंगे हम, ये h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो उसका कांस्टेंट होता ही है, और न्यू हम निकाल सकते हैं अगर हमें ये मिल जाए। तो इसको कैसे निकालेंगे, E1 माइनस E2 से निकालेंगे, h न्यू आ जाएगा, और हमें प्रोपोर्शनल बनाना है। E1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे भाई, हमें पता है एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में होती है -13.6 ओवर n स्क्वायर, यही होती थी ना, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन पे ये बात कर रहा है, कौन सी कंडीशन पे, हाइड्रोजन लाइक एटम है तो Z तो 1 ही होगा, तो Z लेने की जरूरत भी नहीं है, तो यही ले लेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया भाई इसका E1, तो N1, और E2 आप लिखोगे -13.6 ओवर, इसको लिखेंगे आप व्हाट इज दैट, n-1 का होल स्क्वायर, राइट। यहां पुट करो E1 आएगा 13.6 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 13.6 ओवर n-1 का होल स्क्वायर, मतलब n1 की जगह n लिख सकते हो यहाँ पे, देखो ये, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये आ गया बॉस, और ये आ जाएगा इधर h न्यू। हमें प्रोपोर्शनैलिटी सॉल्व ऑफ करनी है, बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू उनको आप कांस्टेंट बना डालो। 13.6 ये सब कॉमन आ जाएगा, देखो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 जो है वो बाहर आएगा, 13.6 बाहर आएगा, अंदर बचेगा यहाँ 1/n स्क्वायर प्लस 1/n-1 का होल स्क्वायर, इधर बचेगा h न्यू उत्तरी की, और ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, इनको हटा दो, फोड़ दो, तोड़ दो, तो यहाँ बचेगा न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप मान सकते हो। अगर प्रोपोर्शनलिटी बनानी है n-1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, एलसीएम वगैरह ले लो, क्योंकि हमें n और फ्रीक्वेंसी के बीच में डिपेंडेंसी लानी है ना। फाइनली इसको यहाँ लेके जाओ, n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा नीचे n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इसको ओपन करो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये तो आपको पता ही है, ओवर n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर। दोस्तों ये है इसकी कहानी, दोस्तों मेरी जुबानी। तो अब क्या करें, तो आप देखो, अगर आप बहुत क्लियरली, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से देख पा रहे होंगे, यहां से जब इसको ओपन करोगे ना आप, तो फ्रीक्वेंसी जो है आपकी n स्क्वायर, ये माइनस n अंदर मल्टीप्लाई करो, n स्क्वायर -1 हो जाएगा प्लस 2n हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड में नीचे आ जाएगा n स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला कैंसिल। देखो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करने वाला पार्ट तो है, हल्का फुल्का सा है, बस वो एडजस्टमेंट कराने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, अब क्या बचा सर हमारे पास, ऊपर बचा 2n-1, ठीक है, और डिवाइड में क्या बचा सर, डिवाइड में बचेगा n स्क्वायर। अगर देखो इस ब्रैकेट से आप n स्क्वायर बाहर लो ना, तो n स्क्वायर बाहर आएगा, और 1 माइनस यहाँ बचेगा नीचे 1/n स्क्वायर, ये बचेगा, देखो, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर तो है, देखो ना भाई, इस ब्रैकेट से n तो बाहर आएगा, और स्क्वायर भी है तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो n स्क्वायर बाहर आएगा, और यहाँ पे n नहीं है तो 1/n स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 1/n हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि होल स्क्वायर है ना उसका, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला है कि जो n है वेरी 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 ग्रेटर देन टू 1 है, n की वैल्यू बहुत ज्यादा है 1 से, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा है 1 से, तो ये जो वैल्यू है, या यहाँ पे भी देख सकते थे आप, इधर भी देख सकते थे आप, ठीक है। ये जो वैल्यू है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे कि n की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये नेगलेक्ट हो जाएगा लगभग लगभग, और इस n के रिस्पेक्ट में ये नेगलेक्ट हो जाएगा लगभग लगभग, ठीक है। तो यहां बचेगा केवल फ्रीक्वेंसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n ओवर n की पावर 4, एक n कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, 2 भी कांस्टेंट है, 1 बाई एक n कैंसिल हो गया n क्यूब, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आई बात? दिस इज योर फाइनल आंसर, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 3, एंड दिस इज रियली ऑसम प्रॉब्लम। और इस तरीके का क्वेश्चन अगर आया, आपने कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको दस दिया है, बता दिया है। अब आपने टेंशन नहीं लेने का, बॉस टेंशन देने का। समझ के कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन? तरीका समझ लो, तरीका समझ लो। अगर एक अच्छा क्वेश्चन आया कि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आपको बना के दी, तो देखो दिमाग में लगाना पड़ेगा और कैलकुलेशन पे भी ख्याल रखना पड़ेगा, और आपको लास्ट तक पहुंचना पड़ेगा एंड तक, और पूरे अप्रोक्सीमेशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी। डन 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 बॉस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यही से जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उस कैटेगरी के क्वेश्चन काफी आते हैं, आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा कि हाँ यार इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत ईजी भी होते हैं। अगर फॉर्मूला याद है और कैलकुलेशन करनी आती है, बढ़िया तरीके से आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो डेफिनेटली 100% क्वेश्चन आने के चांस है, और आते हैं। और अब आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। उसने बोला इन दी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन राइट द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज, यानी लॉन्गेस्ट का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन टू द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बार्मर। समझ गए आप? यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होगी लाइमन के लिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बार्मर के लिए, इनका रेशियो निकालना है। यार इसमें नाम में ही आंसर है, समझो बात को। और जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सीरीज से रिलेटेड, तो फॉर्मूला यूज करते हैं 1 बाई लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, राइट। रेडबर्ग कांस्टेंट जेड तो आपको पता ही है, उसका एटॉमिक नंबर होने वाला है। n1 n2 क्या है भाई n1 n2 क्या है भाई? देखो भाई n1 उस स्टेट को लेंगे जहां पर आके वो इलेक्ट्रॉन गिरेगा, जहां पे वो आना चाह रहा है, ठीक है, ठीक है, जहां पे आएगा, ऐसे लिखो, जहां पर आएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा, और ये जहां से आएगा इलेक्ट्रॉन, जहां से जंप करके आना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको वैल्यू को n1 और n2 की वैल्यू को डिफाइन कर लेना है यहाँ पे, भाई किस तरीके की वैल्यू हम रखेंगे। जैसे उसने बोला है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन, मतलब हमने वो ऑर्बिट देखना है, ऑर्बिट का नंबर कि जहां से वो जंप कर रहा होगा, ठीक है, उसको n2 मानेंगे, और जिसमें जंप करके गिरेगा उसको n1 मानेंगे, राइट, ऐसे मानना है बस, ठीक है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे फॉर लाइमन सीरीज। अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूं, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे। अगर लाइमन के लिए बात कर रहा है, तो भाई लाइमन के लिए n1, देखो लाइमन तो ग्राउंड स्टेट पे लेते हैं, जब ग्राउंड स्टेट पे आता है n1 हमारा जहां पे गिर रहा है आके 1 होगा, और चूंकि लॉन्गेस्ट की बात कर रहा है, ध्यान रखना, ये है 1, ये है 2, फिर ये है 3, तो n1 n2 और ये n3, समझना। तो जब भी कभी वो लाइमन सीरीज बनाए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के साथ, ये तभी पॉसिबल है जब वो पास वाली ऑर्बिट से आएगा, है ना। लाइमन बनाने के लिए ग्राउंड पे आना पड़ेगा, और उसकी पास वाली से आएगा तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ देगा हमें, बस। तो n2 की वैल्यू 2 हो गई, तो हम लिखेंगे 1 बाई लैम्डा फॉर लाइमन, दैट इज मैक्स, आर जेड स्क्वायर 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका आर जेड स्क्वायर, एंड दिस इज 1 बाई 4, एंड दिस इज 3 आर जेड बाई 4, राइट बॉस, राइट सर। और इसका रिवर्स कर दो तो लैम्डा एल हो जाएगा 4 बाई 3 आर जेड का स्क्वायर, राइट, ऐसे कर दो। अब क्या करेंगे सर? अब आप निकालेंगे बार्मर सीरीज के लिए, जैसे कि मैंने आपको बोला n1 1, n2 2, n3 3, ये हो गया ना आपके पास, ठीक है, दिस इज n3। तो अगर वो बनाना चाह रहा है बार्मर सीरीज, तो बार्मर सीरीज कब बनती है? जब वो सेकंड वाली स्टेट पे आके गिरे, ठीक है, और अगर थर्ड से गिर रहा है तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ रिलीज करता है, ठीक है। बार्मर सीरीज कब बनती है? जब वो सेकंड स्टेट पे जंप करता है ना, किसी हायर स्टेट से सेकंड स्पेस पे, और जब उसके पास वाली से आएगा, पास वाली कौन सी होती है? थर्ड, तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ के साथ आता है, बस ये याद रखना है। तो हम लिख लेंगे 1 बाई लैम्डा फॉर बार्मर और जेड स्क्वायर 1 बाई, किस पे आ रहा है? n1 किस पे लेंगे? 2 पे आ रहा है, कहां से आ रहा है? 3 से आ रहा है, बस सॉल्व कर लो। तो 1 बाई लैम्डा बी आर जेड स्क्वायर, दिस इज 1 बाई 4, दिस इज 9, और 1 बाई लैम्डा बी, दिस इज आर जेड स्क्वायर। एलसीएम लेना है यार, 9 माइनस 4 दैट इज 5 बाई 36, ठीक है, ये आ गया।
और इसका रिवर्स कर लो, रिवर्स करोगे तो लैम्डा बी आ जाएगा 36/5 RZ का स्क्वायर। और हमें निकालना है रेशियो, तो रेशियो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो लैम्डा एल ओवर लैम्डा बी, तो लैम्डा एल कितना आया था भाई 4/3 RZ का स्क्वायर, ये कितना है भाई 36/5 RZ का स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, 5 को ऊपर ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है। तो 4 × 5/3 × 36 ये हो गया 9, तो 5/27। दिस इज द रेशियो। कम ऑन गाइस, फॉर्मूला भी देख लो, कैलकुलेशन कैसे करने हैं, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है, कुछ छुपा नहीं है आपसे बॉस। इस टाइप के क्वेश्चन भर के आते हैं हमारे एग्जाम में, चाहे नीट हो चाहे जेईई मेंस हो। आपने मस्त तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते रहना और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना और मेरी बात को मानते रहना है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये ट्रू भी है। अब आपको इसका एहसास हो रहा होगा क्योंकि एग्जाम पास आ चुका है और आप धुरंधर तरीके से स्पीड के साथ प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात, टेंशन नहीं लेने का, बस मस्त तरीके से प्रैक्टिस करते रहने का। स्ट्रेस, फियर, ईच एंड एवरीथिंग अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा जब आप लगे रहोगे मिशन पे विद योर पॉजिटिव माइंड्स, राइट बॉस? ओके, तो ऐसे हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और इजीली आप कर सकते हैं, डरने का नहीं, डराने का, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, बहुत इजी भी होते हैं, इसलिए फॉर्मूला याद करके जाना। मॉडर्न फिजिक्स 99% फॉर्मूला बेस्ड है, बस उसके बाद कैलकुलेशन बचती है, ध्यान रखना। फॉर्मूला याद नहीं होगा आपसे क्वेश्चन भी नहीं होगा, बहुत ही रेयर है कि कंसेप्ट यूज होंगे, ठीक है। चलो कम ऑन, तो उसने बोला इफ द न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, इफ द न्यूक्लियस नो इफ द न्यूक्लियस एल्यूमिनियम का एक न्यूक्लियस दे रखा है आपको, ठीक है, Al, ठीक है, और 1327 दे रखा है, 1327 ये इसका मास नंबर है, A1 मान लो, और ये इसका एटॉमिक नंबर Z1 मान लो, ठीक है। चलो, हैज न्यूक्लियर रेडियस ऑफ अबाउट 3.6 फर्मी मीटर, इसकी न्यूक्लियर रेडियस दे रखी है R1 3.6 FM, इसको बोलते हैं फर्मी मीटर। और फर्मी मीटर कितना होता है वो आपको पता है 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये इसकी रेडियस दे रखी है इस वाले न्यूक्लियस की जो एल्यूमिनियम का है। फिर वो Te न्यूक्लियस है एक, ठीक है, टेल्यूरियम जिसको आप बोलते हो, Te 32125, तो Te है 32125 जिसका Z ये रहा Z2 मान लो और इसका A2 मान लो। इसकी रेडियस बताओ क्या होगी, न्यूक्लियर रेडियस। यार ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, फॉर्मूला डिपेंडेंट है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेट में भी आते हैं, जेईई में भी आता है, अभी भी आया, पिछले साल भी आया, आते रहेंगे, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जस्ट रिमेंबर। देखो न्यूक्लियर रेडियस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास नंबर की पावर 1/3, इतना तो सबको पता है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेगा तो R = R0 A की पावर 1/3 इस तरह लिख सकते हैं। डेंसिटी वगैरह का रिलेशन भी आपको पता होता है, डेंसिटी पूछी जाती है, समझ गए। लेकिन हमें तो यहाँ रेशियो बना के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एल्यूमिनियम न्यूक्लियस की दे रखी है, Te की निकालनी है, तो अब क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे R फॉर एल्यूमिनियम और R फॉर Te, क्योंकि ये A यानी एटॉमिक मास के जो उसका मास नंबर है ना उसके पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लिखेंगे A फॉर एल्यूमिनियम एंड A फॉर Te और इसकी होल पावर 1/3। चलो भाई, RAl ये दे रखा है 3.6 और R फॉर Te निकालना है, और Al कितना दे रखा है 27 और ये कितना दे रखा है 125 जिसको आप लिख सकते, और होल पावर है 1/3। तो ऐसी पावर में लिखो, ऐसी, क्योंकि इसकी होल पावर 1/3 है, इन दोनों को ऐसी पावर में लिखो जो 3 से कैंसिल हो जाए। तो भाई आप 3/5 की होल पावर 3 लिख सकते हो, इसका मतलब 27, इसका मतलब, और इसकी होल पावर तो है ही 1/3 और 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 3.6 ओवर RTE एंड दिस इज हियर वी गो 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो RTE दोस्तों आ जाएगा 3.6 × 5/3, इससे कैंसिल 1.2 एंड 6 फर्मी मीटर, मेरे ख्याल से 6 फर्मी मीटर है ना। तो दिस इज फॉर्मूला डिपेंडेंट एंड हाउ टू सॉल्व, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, अपने टारगेट की तरफ, और धीरे धीरे हर टाइप के क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम कवर कर रहे हैं। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो और अच्छे से एंजॉय करो यार पढ़ाई को, है ना, समझो, बहुत पॉजिटिविटी के साथ माइंड सेट बना के एंजॉय करोगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। ये भी आपका साथ देंगे, ठीक है, ये भी आपका रूल है, मोस्ट नेचुरल, ओके। सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड है। फिर रेडियो से और रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे तो कैसे क्वेश्चन नहीं होंगे यार, हर टाइप के क्वेश्चन आप करके आएंगे यार। आप बस देखते जाए, बने रहे मेरे साथ और मस्त तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, राइट। और इस पे डिपेंडेंट सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें, ओके, समझे बात को, यस। तो उसने बोला इन द गिवन रिएक्शन 1s2 1s3 मिलके
हीलियम का न्यूक्लियस बना रहे हैं जिसमें 0n1 की बात हो रही है, मतलब वो उसमें से बाहर आ रहा है, ठीक है। इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1s2 1s3 एंड 2He4 सबकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, देन एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। तो भाई जब भी एनर्जी रिलीज पूछे ना, एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, वो बात कर रहा है इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज्ड होगी, Q वैल्यू, ठीक है। Q को हम लिखते हैं energy of the product minus energy of reactant. This is the formula you have to use here whenever this type of category questions is given in the examination. तो आपने इस कंसेप्ट को कैसे यूज करना है, तो बस देखना, रिएक्शन है, दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन में जो एनर्जी निकलेगी Q वैल्यू भी कहते हैं इसको, ठीक है, Q वैल्यू। तो एनर्जी निकालने के लिए हम प्रोडक्ट कितने बने उनकी टोटल एनर्जी ले लेंगे, बाइंडिंग एनर्जी होती है, ध्यान रखना, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये याद रखना, एंड दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है बॉस, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यू जस्ट पुट द गिवन वैल्यूज, है ना, कम ऑन गाइस। तो Q इक्वल टू आ जाएगा, देखो प्रोडक्ट देखो कितने बना, केवल एक ही प्रोडक्ट बना, हीलियम का न्यूक्लियस, वो भी है क्योंकि हीलियम का न्यूक्लियस होता है 2He4, अगर यहाँ लिखा होता है कुछ 4 या 3 या 2 तो उससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक ही बन रहा है तो उसी की एनर्जी कितनी दे रखी है हमें, ABC दे रखी है ना, ABC C, तो हम C लिख देंगे, ठीक है, C है बस, फिर माइनस। अब रिएक्टेंट कितने हैं, रिएक्टेंट एक ही रहा, एक ही है 1s2 1s3, अगर यहाँ पे भी होते 2 1s2 तो फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करते, लेकिन नहीं है, तो एक ही न्यूक्लियस है केवल, तो उसकी A है और दूसरे वाले की B है, तो यहाँ पे A माइनस इसको प्लस B कर सकते हो, दिस इज योर आंसर, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट है, इन दोनों की एनर्जी है, ये माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, और ये रिएक्टेंट, समझ गए, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। और न्यूमेरिकल भी आएगा तो इसी तरीके से फोड़ के आना, इसी तरीके से सॉल्व करने आना, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है बॉस, कर लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करा देता हूँ, डिफरेंट टाइप से आएगा, तो आप कैसे सॉल्व करके आएंगे ये भी बता देता हूँ, चलो कम ऑन। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी कांसेप्ट एज वेल, बट थोड़ा सा जैसे हमने डायरेक्ट रिएक्शन दे रखी थी उसमें बाइंडिंग एनर्जी भी दे रखी थी, तो हमने उसको एनर्जी रिलीज निकाल लिया, लेकिन अगर बाइंडिंग एनर्जी ही पूछ ले तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे ना, जैसे बता रहा हूँ, क्वेश्चन को जल्दी से देख लो, उसने बोला मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.0073, प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का मास दे रखा है 1.0073 U मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, एंड दैट ऑफ द न्यूट्रॉन 1.0087, न्यूट्रॉन का मास दे रखा है 1.0087 U एटॉमिक मास यूनिट, AMU लिख सकते हो आप इसको, AMU, ठीक है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, पता है ना, मास की यूनिट होती है ना बॉस, ठीक है, ओके। देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस 2He4, हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, ठीक है भाई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना जिसमें मास गिवन हो, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का, जो भी है, जो मासेस गिवन हो, और फिर बाइंडिंग एनर्जी पूछे किसी भी न्यूक्लियस की, तो भाई बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, दिस इज द फॉर्मूला। इससे बहुत जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 931 कन्वर्ट करने के बाद ये फैक्टर आया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के बाद, अदरवाइज बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हम आइंस्टाइन इक्वेशन का यूज करते थे, mc² का, समझ गए, जहां पे डेल्टा M लेंगे मास डिफेक्ट, जहां पे जो डेल्टा M होता है दिस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट, और हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस, बस यही मुद्दा है, बस इसको निकाल लेना, यहाँ पुट कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, बाकी काम आपने करना है मल्टीप्लाई करने का बॉस, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा, कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ। तो डेल्टा M कैसे निकालते हैं, देखो मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, देखो भाई जो न्यूक्लियॉन्स होती है ना, ये न्यूक्लियॉन्स है, जो न्यूक्लियस के अंदर है, वो क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स है ना, ये है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के पार्टिकल्स ही हैं जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो उसके घर में रहते हैं यार, वो है यार प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब इनका मास जो होता है उसको बोलते हैं मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, N लिख लो। और जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, इसका एक्चुअल मास हम मान के चलेंगे Ma, दिस इज एक्चुअल मास, ठीक है, इसका कुछ अपना एक्चुअल मास होगा, ठीक है। तो इसका एक्चुअल मास कितना दे रखा है भाई, गेम हो गया भाई, देख लेना भाई, ठीक है, 4.00115 है ना, इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इसका एक्चुअल मास याद रखना है 4.0015 U, है ना, वैसे तो गिवन होगा, बट अगर नहीं गिवन है हीलियम के लिए एक्चुअल मास इतना याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब निकालेंगे कैसे सर, तो हम निकालेंगे मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से एक्चुअल मास को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस डिफरेंस को ही कहते हैं मास डिफेक्ट। जो न्यूक्लियस के पार्टिकल है उनका नेट मास में से जो न्यूक्लियस का एक्चुअल मास है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस डिफरेंस को ही कहते हैं मास डिफेक्ट। मतलब डेल्टा M निकालने के लिए आप लिखेंगे, जब न्यूक्लियॉन्स का मास लिखना है तो एक प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन का मास ले लो, भाई प्रोटॉन तो बहुत सारे हो सकते हैं, जेड से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस
अब न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास ले लो, और न्यूट्रॉन तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन का नंबर निकालते हैं हमेशा, न्यूट्रॉन का नंबर निकालने के लिए हम ए में से, एटॉमिक मास में से जेड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ए माइनस जेड ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, ठीक है। ये आ गया न्यूक्लियॉन्स का मास माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। बस यहां से इसको सॉल्व करना, कैसे करेंगे सर? देखो ये है जेड, है ना, जेड मतलब हीलियम के पास है, ये है 2, तो इसका जेड हो गया ये, और ये हो गया इसका ए, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 2 और मास है 1.0073 प्लस, ठीक है, ए माइनस जेड, तो 4 माइनस 2 दैट इज 2, और इसका मास है 1.0087, राइट। तो ये आ जाएगा, और माइनस 4.0015, तो इसको मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, तब जाके डेल्टा एम आएगा बॉस, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचना भी है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखने में इजी लगेगा लेकिन कैलकुलेशन हमेशा करनी पड़ती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 2 into 6 है ना, 2 into 3 6 एंड 4, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0.2, हो गया। मल्टीप्लाई करके देखो यही आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 4, ठीक है, 4 7 1 0 2 इतना आएगा, ठीक है। 2.0174 माइनस 4.0015, अब इन दोनों को ऐड करो, जब इनको ऐड करोगे 6 into 4 10 एंड 4 into 7 दैट इज 11 12 एंड 1 1 2 दैट इज 3, फिर 0 फिर 4, ये आ गया, और माइनस 4.0015 देख लो, ठीक है। तो ये आ गया, अब क्या करेंगे सर? अब डेल्टा एम आपके पास आ चुका है, दिस इज 4.0320 और माइनस दिस, और माइनस करने का मतलब यहाँ नीचे लिख दो उसको, जिससे हम आराम से सब्ट्रैक्ट कर सके, है कि नहीं, बचपन वाली बातें। तो ये आएगा 5, ये बचेगा 0, ये 3, ये 0, ये 3, ये बन गया आपका डेल्टा एम। और अगर ये डेल्टा एम आया तो डेल्टा एम आया तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? दैट इज डेल्टा एम इंटू 931, ठीक है बॉस। तो डेल्टा एम आया 0.0305 931, इससे मल्टीप्लाई करना 28.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आंसर आना चाहिए बॉस, जो इसने आंसर दिया उसके अकॉर्डिंग 28.4, सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यूनिट तो इसकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। तो मेन तो ये तो चलो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मेन तो ये था कि किस तरीके से इसको डील कर रहे हैं हम और किस तरीके से इसको कर रहे हैं। देखो देखने में छोटा सा ही था, है कि नहीं, वेल लेकिन खोटा सा है भाई। हाँ जी ये तो खोटा सा है भाई, मैंने बोला ना हर कैटेगरी कराऊंगा मैं, मतलब कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन के थ्रू हर कंसेप्ट में रिवाइज करा दूंगा आपको, डोंट वरी, बस देखते जाए समझते जाए मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से समझे, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अब इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, इतनी तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो जितने भी क्वेश्चन बचे हैं रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, और हर कैटेगरी कहीं ना कहीं मैं वहां पे डिस्कस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ओके सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से आप देख सकते हो डीके वाले प्रोसेस का क्वेश्चन है। इन द गिवन रिएक्शन एक रिएक्शन आपको दे रखा है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन आर इमिटेड इन द सीक्वेंस ऑफ, मतलब कौन कौन से पार्टिकल इसमें निकले होंगे इस सीक्वेंस में, जिससे सीरीज बन गई होगी, प्रोसेस बन गया होगा डिसइंटीग्रेशन होने का, अल्फा बीटा गामा किस सीक्वेंस में निकले होंगे। देखो भाई सबसे पहला न्यूक्लियस, अगर आप एलिमेंट देखो एक्स है, जिसका एटॉमिक नंबर है जेड और एटॉमिक मास है ए, ठीक है, और इसमें से क्या निकला कि वाई बना। पहले वाई के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर देख लिया करो, उसके रिजल्ट आपको सबको पता ही है, नोट करके मैं आपको बता देता हूं, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। अगर निकलता है बीटा पॉजिटिव, याद रखना जब पॉजिटिव निकलता है तो जेड में 1 से डिक्रीज हो जाता है, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ता एटॉमिक मास पे, ठीक है। अगर बीटा नेगेटिव निकलेगा जेड 1 से इंक्रीज कर जाता है और ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है तो जेड -2 से कम हो जाता है और ए मतलब 4 से कम हो जाता है, ठीक है। ये 2 से डिक्रीज करता है, 4 से डिक्रीज करता है, ये रिजल्ट है। और गामा अगर निकलता है, गामा, ठीक है, गामा के निकलने से ना जेड बदलता ना ई बदलता, बात खत्म। इतना रिजल्ट याद रखो, अपने आप क्वेश्चन कर लेना, अपने आप कर सकते हो, ठीक है। देखो एक्स है, जेड 1 से इंक्रीज कर गया, अगर 1 से इंक्रीज किया तो एक बीटा पार्टिकल निकला होगा, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहां पे हम लिखेंगे आंसर में कि यहाँ पे 1 बीटा नेगेटिव निकला है, नेगेटिव, ये ध्यान रखना, है ना, बीटा पार्टिकल बोले या नेगेटिव बोले। अगर बीटा पॉजिटिव बोल रहा है तो 1 इंक्रीज होता है, 1 डिक्रीज होता है, मतलब 1 में कम होता है, ठीक है। अगर बीटा पार्टिकल बोल रहा है या बीटा नेगेटिव बोल रहा है तो 1 इंक्रीज होता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। सिंपल, अगर वो बीटा पार्टिकल भी बोलेगा तो बीटा नेगेटिव की बात कर रहा होगा, ठीक है। फिर उसने देखा यार ये तो जेड -1 हो गया, अब क्या करें भाई, अब आप देखें भाई, ठीक है, तो Z -1 यानी यहाँ Z+1 पहले से ही था, तो Z -1 कैसे हुआ होगा? ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकला होगा, क्योंकि यहाँ से निकला है एक बीटा
नेगेटिव। तो अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो अल्फा पार्टिकल के निकलने से ए में से 4 डिक्रीज होता है, देखो हो गया, और इसमें से 2 डिक्रीज होगा, तो Z+1 में से -2 करोगे तो Z-1 ही बचेगा ना, ये बचा, तो ये भी सही है, ये भी सही है भाई। और उसके बाद K से K ही रहा, ना ये चेंज है ना ये चेंज है, तो यहाँ पक्का गामा निकला है, तो गामा निकला है, तो आंसर मैच करा लो। एक बीटा नेगेटिव, एक अल्फा पार्टिकल, एक गामा पार्टिकल निकला है, बात खत्म हो जाती है बॉस, बात खत्म हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चंस अब आप क्रैक करके आ सकते हो, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक कैटेगरी का क्वेश्चन और है मेरे पास, वो भी मैं सोच रहा हूं आपको करा देता हूं, ठीक है। तो सो हियर वी वेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और आते रहेंगे। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बता रखे, इस चैप्टर के बहुत बता रखे, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँ क्योंकि ऑलरेडी आपके पास है, आप उनको सॉल्व कर सकते हो इजीली, क्योंकि बहुत बार आपने उनको सॉल्व भी करा होगा। कुछ डिफरेंस ले रहा हूँ मैं, ठीक है। उसने बोला हाफ लाइफ ऑफ 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी, 2 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है आपके पास ए और बी, इसकी हाफ लाइफ दे रखी है आपको 20 मिनट, ठीक है, और इसकी है 40 मिनट। हाफ लाइफ है दोनों की अलग अलग, यानी इसकी हाफ लाइफ है TA और इसकी हाफ लाइफ है TB, ऐसे मान लो ना, ठीक है बॉस, ठीक है। अरे नाराज क्यों हो रहे हो? और उसने बोला कि इनिशियली द सैंपल ऑफ A एंड B हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है, इसका भी इनिशियली इसका भी। पता क्या बात कर रहा है, पता क्या बात कर रहा है, आफ्टर 80 मिनट्स द रेशियो ऑफ रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A एंड B, इनका रेशियो बताना है आफ्टर 80 मिनट, यानी आफ्टर 80 मिनट, यानी इतने टाइम के बाद इसको हम T से डिनोट करेंगे, और ये हाफ लाइफ वाला टाइम है, इसको T हाफ लिख लो आप, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा T हाफ फॉर B एंड T हाफ फॉर A, राइट। एंड इतने समय के बाद उनका जो बचा हुआ अमाउंट है उनका रेशियो बताओ। सपोज करो इसके पास बचेगा Na और इसके पास बचेगा Nb, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होता है, फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, N = N0 1/2 की पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इसको कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ इनटू 1 हाफ लाइफ, बस यहां से निकाल लो। टोटल टाइम कितना दे रखा है 80, नंबर ऑफ हाफ लाइफ n, हाफ लाइफ कितनी है, हाफ लाइफ अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं किसके लिए निकालू, A के लिए, ठीक है, इसको निकाल रहा हूं फॉर A, तो ये आ जाएगा 80 = n इंटू इसका हो जाएगा A के लिए हाफ लाइफ है 2, 20 ये हो गया कैंसिल, तो दिस इज 20, मतलब ये कैंसिल, तो ये आ गया दिस इज 4, ये आ गया 4। अब निकाल लो इसको फॉर B के लिए लिख लो 80 = n इंटू 40, तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 2, खत्म। तो जब आप Na लिखोगे तो N0 तो सेम है, हाफ इसका पावर N1 हो जाएगा, और जब Nb लिखोगे, Nb की वैल्यू, तो Nb की वैल्यू इस वाले के लिए लिखोगे N0, बस N की वैल्यू चेंज हो गई, N0 सेम है, दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो निकालना है, ये कैंसिल, तो Na/Nb = यहाँ पे है हाफ, और इसकी होल पावर है N1, N1 कितना आया, दिस इज N1, दिस इज N2, दिस इज 4, और 1/2 की पावर दिस इज 2, और दोस्तों ये हो जाएगा 1/16, ये हो जाएगा 1/4, तो Na/Nb = आ गया 4/16, दिस इज 1/4, एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। देख लो, प्रॉब्लम क्लियर हो गया, कैसे अप्लाई करना है ये भी पता चल गया, एंड हाउ इजीली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज ऑसम, राइट, दिस इज ऑसम। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने हर कैटेगरी को यहाँ पे कवर अप कर लिया है, उम्मीद करता हूँ अब आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हर कैटेगरी। और बाकी इसके बहुत क्वेश्चन मैंने शॉर्ट ट्रिक में दे रखे हैं आपको, इसमें कोई शक नहीं है, शॉर्ट ट्रिक बुकलेट में भी है और यूट्यूब पे भी है, वो सब आपने देखे भी होंगे, नहीं देखे तो जल्दी से देख लेना, लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और जो मैंने फुल कोर्स आपको दिया है उसमें भी सारे क्वेश्चन कवर किए गए इंडिविजुअली, बॉस। ओके धुरंधर खिलाड़ियों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई, इजी है, देखो फॉर्मूला बेस्ड है, बस मेरा मन क्या, चलो दे देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो चलो भाई एक क्वेश्चन तो बनता है ना यार, डायरेक्ट भी यार, ठीक है। उसने बोला द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियम इज 1600 ईयर्स, रेडियम की, है ना, रेडियम की हाफ लाइफ दे रखी है 1600 ईयर्स, समझ गए, 1600 ईयर्स हाफ लाइफ है। द फ्रैक्शन ऑफ ए सैंपल ऑफ रेडियम दैट वुड रिमेन आफ्टर 6400 ईयर्स, समझो टोटल टाइम कितना दिया है 64, आफ्टर बोल रहा है ना, मतलब टोटल टाइम की बात कर रहा है, और वो फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन पूछे, याद रखना बहुत पूछा जाता है, ऑफ ए सैंपल ऑफ रेडियम, है ना, फ्रैक्शन ऑफ ए सैंपल, वो किसी का भी होगा, जैसे यहाँ रेडियम का है ना, वर्ड रिमेन, जो बचा हुआ है, फ्रैक्शन वैल्यू जो बची है, रिमेनिंग वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो भाई फॉर्मूला होता है N = N0, ये है
रिमेनिंग अनडिकेड अमाउंट, ये है इनिशियल अमाउंट और इसकी पावर होती है 1/2 की पावर n। ठीक है, n इजीली यहां से निकाला जा सकता है क्योंकि हाफ लाइफ और टोटल टाइम दे रखा है। अदरवाइज आप फॉर्मूला यूज करते हैं n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, क्योंकि लैम्डा डी के कांस्टेंट है वो नहीं दे रखा है, तो हम इसका रिलेशन का यूज करेंगे। और जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं ना, तो ये जो इनिशियल है इससे डिवाइड करना होता है। ये है अनडिकेड, जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग अमाउंट। अगर इसको n नोट से डिवाइड कर दो तो ये फ्रैक्शन बन गया, बात खत्म, और 1/2 की पावर हो गया n। और n आप निकाल सकते हो t इक्वल टू n इंटू हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले से। और ये दे रखा है आपको 6400 n, और ये दे रखा है 1600, ये कैंसिल, तो n आ गया 4। आ गया कि नहीं? तो अगर n 4 आ गया, यहाँ पे पटक दो तो n ओवर n नोट आ गया दोस्तों 1/2 की पावर 4, दैट इज 1/16। इतना फ्रैक्शन है आपके पास। दिस इज योर फ्रैक्शन वैल्यू गाइज। ठीक है, दिस इज योर फ्रैक्शन वैल्यू। एंड ये थे आपके सारे क्वेश्चन, ये थे आपके फॉर्मूले। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कुछ और भी पूछ लेता कि भाई जो डिकेड अमाउंट है वो निकालो, अगर आपसे पूछता डिकेड अमाउंट, डिकेड कितना डिके हो चुका है, डिकेड अमाउंट या डिकेड न्यूक्लियाई, तो जो खर्च हो चुका है, जो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, जो बचा है फ्रैक्शन वो ये है, जो डिसइंटीग्रेट हो चुका है उसको कैसे निकालते हैं आप? डिकेड अमाउंट जब भी निकालना होता है, डिकेड ओरिजिनल में से जो बचा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसे ओरिजिनल में से जो बचा उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट गाइस। और n की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट करके इसका डिकेड का फ्रैक्शन भी निकाला जा सकता है। कैसे सर? देखो n नॉट माइनस n की वैल्यू ये रही, n नॉट 1/2 की पावर n, इसको कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1 माइनस 1/2 की पावर, ठीक है, ऐसे समझो n, और ये आ जाएगा nd, और nd यानी डिकेड बाय ये फ्रैक्शन वैल्यू डिकेड है जो हो चुकी है। कितना फ्रैक्शन हो चुका है डिकेड? 1 माइनस 1/2 की पावर n। ठीक है, तो अगर ये है आपका रिमेनिंग फ्रैक्शन, जो रिमेनिंग है उसका फ्रैक्शन, तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी अगर ये निकालना है nd बाई n नॉट, तो 1 माइनस 1/16 यानी 15/16, ये डिकेड फ्रैक्शन वैल्यू है। डिकेड मतलब ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। सो गाइज ये थे आपके क्वेश्चंस, मौसम तरीके से हमने कहीं ना कहीं कवर कर लिया सारे कंसेप्ट। ये चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसके सारे टॉप 10 से टॉप 15 न्यूमेरिकल लेके, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, और उस टाइप के क्वेश्चन आप इस पर्टिकुलर सीरीज के थ्रू सॉल्व करके जा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट विद इन 2 days आपका एनसीईआरटी वाली सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, जिसमें एनसीईआरटी के सारे मोस्ट प्रोबेबल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको मैं खुद डिस्कस करूंगा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस के साथ। राइट, तो टेंशन नहीं लेने का, ये सारी ऑसम सीरीज आप ही के एग्जाम के लिए है, उसको क्रैक करने के लिए बस देखते रहना, शेयर करते रहना, दोस्तों को बताते रहना, यार बता भी दिया करो। ठीक है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, हमें पता चलता रहता है कि हमें और क्या अच्छा करना है आपके लिए। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।